हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत पार्ट 7 में डेली टॉप 20 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए रियासत का अर्थ क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में जाना था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो दीवान ए रियासत का क्या मतलब था। दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण करना। तो हमने लास्ट पार्ट में जाना था कि इसने बाजार पर किस प्रकार से नियंत्रण किया था, जिससे कि एक बहुत ही अच्छी यानी कि करप्शन मुक्त व्यवस्था बनाई थी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दीवान ए रियासत। रियासत चलाने के लिए आपको बाजार आपका अच्छी तरह से चलना चाहिए, तो बाजार पर इसने नियंत्रण किया था। इसके लिए उसने एक विभाग बनाया जिसका क्या नाम था, दीवान ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां दी गई थीं। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें कि इसे विश्व का सुल्तान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विश्व का सुल्तान। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान भी कहा जाता था। कितना इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, जिस चीज़ को एक बार ठान ले कि नहीं ये करना है तो उसको ये करके ही मानता था। यानी कि क्रूर भी शासक कह सकते हैं। युग का विजेता था, यानी जिस किसी पर आक्रमण करता था तो उसको जीत के ही छोड़ते था। और जनता का चरवाहा भी कहा जाता है इसे, यानी कि जनता का भरण पोषण बहुत ही अच्छी तरह से करता था। तो यहाँ पर जनता के प्रति अपना ध्यान भी देता था बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो देखिए इसे याद कैसे रखेंगे जाके, देखिए शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, अला। क्या लिखा है, अला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अला। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं कैसे, अला से। आगे हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था। तो दिल्ली दिल्ली के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने। किसने, मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को यानी कि स्वयं को खलीफा घोषित किया था। देखिए नॉर्मली जब भी किसी सुल्तान को खलीफा घोषित किया जाता था तो कौन घोषित करता था, जो बगदाद के जो अब्बासी खलीफा हुआ करते थे, बगदाद के अब्बासी खलीफा, उन्हीं को क्या कहा, वही क्या करते थे, किसी भी सुल्तान को यानी कि खलीफा घोषित करते थे। बगदाद के अब्बासी खलीफा जो होते थे वो किसी सुल्तान को खलीफा घोषित करते थे। खलीफा मतलब कि जो अपने राज्य की व्यवस्था को इस्लामी कानून के अनुसार चलाता है, इस्लामी कानून के अनुसार अपनी राज्य की व्यवस्था को चलाता है, उसी को खलीफा घोषित किया जाता था। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे जाके, तो किस सुल्तान ने, नॉर्मली जो एक खलीफा हुआ करते थे बगदाद के अब्बासी खलीफा खलीफा, वो किसी को सुल्तान घोषित करते थे, लेकिन इसने क्या किया जाके खुद को ही खलीफा मान लिया है कि नहीं खलीफा हम ही हैं। आगे देखते हैं। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा अयोग्य शासक था। क्लियर। और बर्नी उस समय का एक इतिहासकार था। कौन था, एक इतिहासकार। तो उसने क्या कहा था कि ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आता था। क्लियर। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। सल्तनत काल में पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसे दी गई थी। तो पैगंबर जो कि ईश्वर होता है, पैगंबर का उनका सेनापति, तो पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने दाड़ की थी, तो खुसरो ने दाड़ की थी। किसने, खुसरो। इसका पूरा नाम क्या था, खुसरो। और इसमें अगर आप लिखना चाहें तो खुसरो शाह। क्लियर। खुसरो शाह यानी कि पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने दाड़ की थी, खुसरो शाह। और ये वही खुसरो शाह है जिसने, खुसरो शाह जिसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी। खुसरो शाह जिसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी। आगे देखते हैं। खुसरो शाह की बात करें जाके, हत्या किसने, और उसके आगे चल के क्या हुआ जाके, खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने कर दी। देखिए हुआ क्या जाके सीरीज में, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कौन था, मुबारक शाह खिलजी। क्लियर। पहले मुबारक शाह खिलजी था। इसकी हत्या किसने की जाके, खुसरो शाह ने। किसने की जाके, खुसरो शाह ने। क्लियर। और खुसरो शाह की हत्या किसने कर दी जाके, गाजी मलिक। गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह की हत्या किसने की, खुसरो शाह ने। खुसरो शाह की हत्या किसने कर दी, गाजी मलिक ने। क्लियर। तो आपको ये इतना कोई सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। आपको मुबारक शाह खिलजी तक ही थोड़ा बहुत याद करना है, किसने किसकी हत्या की। यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आगे हुआ क्या था। और यही गाजी मलिक आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। बस इसीलिए मैंने इतना सब कुछ डिटेल दिया। तो आगे चल के तुगलक वंश की स्थापना यही गाजी मलिक आगे चल के तुगलक वंश के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। और किस नाम से जब गद्दी पर बैठता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, गाजी मलिक का, गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। तो आगे देखते हैं।
तुगलक वंश का कार्यकाल है। तो तुगलक वंश का कार्यकाल कितना है? 1320 से 1414। कितना हो जाएगा जाके? 1320 से 1414। आगे देखिए एक बार हम सभी पीछे जितने भी हमने वंश पढ़े हैं उन सभी का कार्यकाल एक बार इस्तेमाल में रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन था, हमने क्या याद किया था? अय गुल खिल तू सैलो में। ठीक है, तो अय तो गुलाम वंश कब से कब तक चला जाके? 1206 से। देखिए 1206 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1206 से 1290। क्लियर, ये गुलाम वंश चला जाके। खिलजी वंश कब से कब तक चला जाके? 1200 की अगर हम बात जाके 1290 से कब तक चला जाके? 1320। क्लियर। और तुगलक वंश की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये कब से कब तक चलेगा जाके? 1320 से 1414। क्लियर। तो इतना हमको इनके कार्यकाल भी याद रखने हैं ताकि हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है आगे चल के। तो यहाँ पर हम बात करें तुगलक वंश का कार्यकाल कितना है? 1320 से 1414। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिंचाई के लिए नहरें एवं कुओं का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं यहाँ से। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जाके, गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे हम बात करेंगे जाके, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण को कितनी बार विफल किया था? तो कितनी बार विफल किया था? 23 बार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी। कितनी बार? 23 बार। और ये मंगोल आक्रमणकारी कौन थे? चीन के ऊपर एक मंगोलिया देश पड़ता है, वहीं से मंगोल आक्रमणकारी आते थे। तो कितनी बार इनको इनके आक्रमण को विफल किया था? 23 बार। आगे हम बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में गिरने से हुई थी? लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। क्लियर। यहाँ पर आप करना चाहें तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। क्लियर, लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए इसकी भी एक बहुत अजीब कहानी है। ये क्या करता था? देखिए बंगाल अभियान से लौट रहा था, बंगाल अभियान से लौट रहा था। इसके पुत्र के द्वारा, इसका पुत्र कौन था? जौना खां। जौना खां ने क्या किया? इसके पुत्र ने, जौना खां ने इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। वो लकड़ी का महल गिर गया जिससे कि इस गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई जाके। और किस अभियान से लौट रहा था? बंगाल अभियान से लौट रहा था। क्लियर, दिल्ली की तरफ, बंगाल से, यानी कह सकते हैं बंगाल से दिल्ली की तरफ लौट रहा था। क्लियर, बंगाल से दिल्ली की तरफ लौट रहा था, उसी में लकड़ी का महल, वहां पे ये विश्राम किया इसने। लकड़ी का महल गिर गया जिससे कि इसकी मृत्यु हो गई। और वो लकड़ी का महल बनवाया किसने था? इसके पुत्र जौना खां ने। और वही जौना खां आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। आगे देखते हैं, स्वागत महल, उस महल का नाम क्या था? स्वागत महल। स्वागत महल का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खां ने बनवाया था। किसने बनाया था? जौना खां ने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र ने। मृत्यु से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक के किस अभियान से लौट रहा था? तो मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल अभियान से लौट रहा था। किस अभियान से लौट रहा था? बंगाल अभियान से। आगे हम बात करेंगे जाके, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और इस तुगलकाबाद में ही, इस जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई लकड़ी के महल गिरने से, तो इस तुगलकाबाद शहर में ही इसका मकबरा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मकबरा, अर्थात वहीं पर इसको दफना दिया गया। और उसके आसपास जो समाधि होती है उसके जो आसपास एक बड़ी जो बिल्डिंग बना दी जाती है, एक कह सकते हैं महल बना दिया जाता है, उसी को फिर पूरा मकबरा बोलते हैं। क्लियर। तो तुगलकाबाद में ही, तुगलकाबाद शहर की इसी ने स्थापना की और वहीं पर इसको दफना दिया गया, तुगलकाबाद में ही। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। देखिए जब ये बंगाल अभियान से लौट रहे थे ना, तो उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जो कि एक धार्मिक गुरु इनके कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो यहीं पर इसलिए उसने लकड़ी के महल में विश्राम किया, बट लकड़ी का महल गिर गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। आगे हम बात करें कि दिल्ली अभी दूर है, ये वाक्यांश कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। और इसी को संस्कृत में बोलते हैं हनोज दिल्ली दूर अस्ति। क्या बोलते हैं? हनोज दिल्ली दूर अस्ति। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, ये हनोज दिल्ली दूरस्ती किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, हनोज दिल्ली दूरस्ती या फिर दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तुगलकाबाद। अभी मैं आपने बताया था, मैंने आपको, कि तुगलकाबाद में ही इसको दफना दिया गया था, अर्थात वहीं पर इसको मकबरा भी है। आगे हम बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है। तो देखिए हमको सभी शासकों के कार्यकाल नहीं याद करने हैं। क्लियर, सभी शासकों के कार्यकाल नहीं याद करने हैं, लेकिन कुछ शासक ऐसे हैं जिनके कार्यकाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई शासक बहुत ही अच्छा काम करता है या बहुत ही मतलब सब शासकों से जो हटके होता है ना थोड़ा, तो उसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना है? 1325 से 1351। कैसे याद रखेंगे? जाके
1325 यानी 1325 दूनी 50 और 1 51, यानी जस्ट डबल से एक ज़्यादा। क्लियर, 25 से 50, 25 दूनी 50 और 1 51। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना है? 1325 से 1351। जबकि पूरे तुगलक वंश का कार्यकाल कितना है? 1320 से 1414। पूरा तुगलक वंश की अगर हम बात करेंगे जाके 1320 से 1414, तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 1320 की अगर हम बात करें जब तुगलक वंश की स्थापना हुई, जाके 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई, और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का यानी कि इसका स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि जो इससे पहले जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, वो केवल 5 साल ही गद्दी पर बैठ पाया और लकड़ी का महल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। आगे हम बात करेंगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1325 में। कब बैठा जाके? 1325। और कब तक बैठा रहा? 1351 तक, यानी 25 दूनी 50 और 1 51, याद रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इसका। देखिए, गाजी मलिक का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक, जौना खां का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जौना खां। आगे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में कौन सबसे अधिक शिक्षित, योग्य एवं विद्वान था, यानी कि बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। क्लियर, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा, एक योग्य था और विद्वान था, और इसीलिए इसका कार्यकाल वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई है? किसकी संज्ञा से जोड़ा जाता है? तो इसे क्या क्या कहा जाता है? देखिए, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण भी कहा जाता है, रक्त का प्यासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त का प्यासा। और इसे परोपकारी भी कहा जाता है। क्लियर, तो इनमें से इन सभी, यानी कि इनमें से सभी, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो 23 प्रांतों में बटा था। कितने? 23 प्रांतों में। जैसे कोई एक अपना देश होता है, उस देश में कई छोटे छोटे राज्य, छोटे बड़े राज्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो इनका पूरा साम्राज्य होता है ना, पूरा साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा होता है। क्या होता है? छोटे छोटे प्रांतों में बटा होता है। तो कितने प्रांतों में? 23। और ऑलरेडी हम पीछे हमने एक क्वेश्चन का 23 आंसर हमने डिस्कस किया था। वो 23 आंसर किसका था? कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण को कितनी बार विफल किया था? तो याद रखना, वहां पर गयासुद्दीन तुगलक था, उसने भी 23 बार ही मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। आगे हम बात करेंगे जाके किस शासक ने दोआब क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि की थी? देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, एक तो लिखा गया है कि दोआब क्षेत्र, दूसरा लिखा हुआ है कर की मात्रा में वृद्धि। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं दोआब क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जब भी कोई दो नदियां इस टाइप से आती हैं, दो नदियां, मान ली एक नदी इस तरफ से आ रही है और एक नदी मान लीजिए इस तरफ से जा रही है, और ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, फिर आगे चल के एक नदी बन जाती है। तो इन दोनों नदियों के ये जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये बीच वाला क्षेत्र, इसी को हम दोआब क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। दूसरा क्या कंडीशन इसमें हो सकती है? मान लीजिए कि कोई एक नदी जा रही है और वो यहाँ से इधर को एक एक उसकी शाखा चली गई और एक शाखा उसकी इस तरफ चली गई। तो अब इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र होगा ना, इन दोनों शाखाओं के बीच का क्षेत्र, ये दोआब क्षेत्र कहा जाएगा। दोआब क्षेत्र में होता क्या था कि दोनों तरफ से हमको पानी मिल जाता था बेहतर, और जमीन हमेशा उपजाऊ बनी रहती थी। होता क्या था? तो इसमें पैदावार ज्यादा होती थी, पैदावार ज्यादा होती थी। तो दोआब क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि कर दी। कर की मात्रा मतलब कर होता है टैक्स, यानी कि कर की मात्रा में, यानी टैक्स की मात्रा में वृद्धि कर दी। तो किसने ये सब काम किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान ए जो कोही विभाग था ना, वो किससे था? कोही कृषि, कोही कृषि। देखिए, का से कोही, का से कृषि। क्लियर, कोही कृषि, यानी दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित था? कृषि के विकास से संबंधित था, यानी कृषि का विकास कैसे किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे जाके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डेली टॉप 20 सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में।